नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सेहत आपकी में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम बातचीत करेंगे कुछ ऐसी कॉमन बीमारियों के बारे में जो कॉमन तो दिखती हैं लेकिन कॉमन होती नहीं हैं। कई बार इनको हल्के में लेना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और इन सभी बातों के लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश टहलियानी। डॉक्टर प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कॉमन बीमारी का जिक्र मैं अब आपसे करूंगी और दर्शकों को भी करूंगी, क्योंकि एक जो बीमारी है जो बहुत ही आम लगती है हमें, वो है बुखार। बुखार क्या है? बुखार आया, हमें लगता है कि हमें फीवर है, हमारा शरीर टेम्परेचर दिखा रहा है, हमने एक पैरासीटामोल खाई और हमें अच्छा लगने लगता है। तो बुखार वास्तव में है क्या और ये शरीर में क्या प्रेजेंट करता है? क्यों क्यों आता है हमें बुखार? देखिए, बुखार जो है वो एक सिग्नल है। वो आपको ये बताता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग इनसाइड द बॉडी। क्या है वो रॉन्ग? कोई इन्फेक्शन है या कोई और बीमारी है, उसके प्रति हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स है उसके कारण बुखार आया। तो बुखार जो है एक डिज़ीज़ का सिग्नल है। वो आपको बताता है कि कुछ तो रॉन्ग है, उसके लिए आप कुछ करो। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? दो चीज़ की जा सकती है। एक तो ये कि अगर बहुत ही हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड का मतलब है 102 के ऊपर जनरली, तो आप उसको तुरंत थोड़े देर के लिए कम कर सकते हैं पैरासीटामोल टेबलेट देके। इसके ब्रांड नेम तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। क्रोसिन है, कालपोल है, मेटासिन, ये पुराने नाम हो गए। आजकल तो डोलो और इस तरह के नाम। उसमें भी यूजुअली पैरासीटामोल जो है 500 मिलीग्राम का यूज़ होता था, अब 650 मिलीग्राम जो यूज़ किया जाता है। तो ये उसको थोड़े समय के लिए कम करने के लिए। और दूसरा जिसको बोलें कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बुखार का, स्पेसिफिक एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट या करेक्ट, तो वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि डॉक्टर ये देखे कि बुखार का कारण क्या है। कोई इन्फेक्शन है तो उसमें कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है या और कुछ है। तो जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, ऐसा कोई कारण है तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करें। और दूसरा वो सपोर्टिव कहलाएगा, जो पैरासीटामोल हमने दिया। आमतौर पे ये होता है ना कि बुखार आया, आपने पैरासीटामोल खाया और बुखार ठीक हो गया, तो ये क्या था फिर? ठीक हो गया वो ऐसा नहीं है कि हो गया ठीक, थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। अब जैसे मलेरिया पैरासाइट का साइकिल देखें, मलेरिया जो है वो जिस पैरासाइट के कारण उसका साइकिल जो है वो 24 घंटे में रिपीट होता है, 48 घंटे में रिपीट होता है। तो वाइवेक्स एक होता है मलेरिया का पैरासाइट जो 48 घंटे में रिपीट होता है, तो 48 घंटे में फिर से बुखार आएगा। अच्छा। तो उसको जब तक आप एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तब तक वो ठीक हो गया ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, आपने पैरासीटामोल दिया, थोड़े समय के लिए वो शांत हुआ। वो वैसे भी होना था, क्योंकि वो पैरासाइट का साइकिल तो 8 घंटे के लिए आके और चला गया। अच्छा, फिर वो वापस आएगा? वो 2 दिन के बाद आएगा। अगर फाल्सीपेरम एक दूसरा पैरासाइट होता है इसी का ही, मलेरिया का, तो उसका जो है ना वो लाइफ साइकिल ऐसा है कि बहुत सारे उसके जनरेशन्स जो है ना वो साथ में मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो उसका कुछ फिक्स टाइम नहीं होता है, वो कभी भी आ जाएगा। लेकिन वाइवेक्स जो होता है उसका 48 घंटे का समय होता है। तो उस समय के लिए इन बिटवीन 8 घंटे वो आके और चला गया, फिर जो 48 में से 8 घंटे माइनस कर दीजिए, 40 घंटे पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे कि मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन फिर से वो बुखार आएगा। ये आपने बताया कि अगर वो बुखार मलेरिया है, टाइफाइड वाला है या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है,
लेकिन लोगों में एक प्रवृत्ति देखी गई है डॉक्टर साहब, वो ये कि बुखार आ रहा है तो वो पैरासीटामोल या दूसरी मेडिसिन मेडिकल से ले लेके वो खाते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो टेंडेंसी है बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा के प्रेजेंट करेगी, वो जानलेवा हो सकती है ये आदत हमें? बिल्कुल हो सकती है। उसका कारण ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म, डिजीज़ करने वाला ऑर्गेनिज़म हो, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या प्रोटोजोआ हो या कुछ भी हो, तो वो जब तक बॉडी में प्रेजेंट है तब तक तो रिस्क बना हुआ है। अब पेशेंट ने तो सिर्फ पैरासीटामोल लिया, डॉक्टर के पास गए नहीं, कोई दवा दूसरी ली नहीं, जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए था वो मिला नहीं, तो सिर्फ पैरासीटामोल से वो थोड़े समय के लिए कम हुआ। अब वापस वो आ सकता है क्योंकि बुखार का जो कारण था वो तो बॉडी में प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिज़म जिसके कारण या वो डिज़ीज़। तो अगर फिर से फीवर आया तो अच्छी बात है, फिर से आपको सिग्नल मिला, शरीर बॉडी आपको बता रही है कि अभी भी कुछ तो रॉन्ग है, आप करो उसके लिए कुछ। तो पेशेंट का ये ड्यूटी है कि वो डॉक्टर को कांटेक्ट करे और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डॉक्टर के डायग्नोसिस के हिसाब से, उनके सलाह से वो ले। बुखार कई बार हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि वो ब्रेन में चला गया या फीवर ब्रेन में जाने की वजह से डेथ हो गई, या अंदर कोई क्रॉनिक डिजीज है जिसकी वजह से भी फीवर आता है क्या? जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में भी हम कहते हैं कि फीवर आता है, या कुछ और दूसरे पेन में भी फीवर आता है, तो ये फीवर ब्रेन में जा सकता है या ये मिथ है? अगर कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, तो ब्रेन में जा सकते हैं और वहाँ पे भी उनके पहुँचने से इन्फ्लेमेशन होगा और फीवर आएगा। लेकिन एक जनरल जो बात करें कि बहुत तेज़ बुखार था, दिमाग पे चढ़ गया, ऐसा बोलते हैं। हाँ, इसीलिए पूछा। तो वो क्या चीज़ है? वो ये है कि जो लिमिट होती है ब्रेन में, जो एक टेम्परेचर सेंटर होता है थर्मोस्टेटिक ब्रेन में, तो उसको क्रॉस कर जाए, जैसे 105 जनरली माना जाता है, 105 को अगर क्रॉस किया तो ब्रेन के सेल्स को नुकसान करता है, इतना हाई टेम्परेचर। तो आदमी कुछ अनकंट्रोल्ड बातें करने लगे या अनकॉन्शियस जैसा या इस तरह का पिक्चर देखने को मिल सकता है। वो एक जनरल, चाहे कोई भी बुखार हो, वो चाहे टाइफाइड का हो, मलेरिया का हो, टीबी का हो या कुछ भी हो, तो जनरली ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वो लिमिट को क्रॉस ना करे, तो ऐसे समय पे गीले पोते करके कपड़े के और माथे पे रखे जाते हैं। पूरे शरीर में वो स्पंजिंग करना जो है वो गलत रहता है, माथे पे रखना ठीक है। गलत वो बॉडी पे इसलिए गलत इसलिए होता है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो अंदर दब जाएगा, कोर टेम्परेचर बढ़ जाएगा पहले से भी। अगर आप पूरे बॉडी में स्पंजिंग कर रहे हैं तो कोर टेम्परेचर, बॉडी का सेंट्रल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो और नुकसान करेगा। उससे अच्छा क्या है कि नॉर्मल उसको रहने दें, तो वो अंदर का बॉडी का हीट है वो थोड़ा बाहर निकल जाए। अच्छा, बुखार से अगर मौत की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि फीवर से जान चली गई? ऐसा कोई होता है क्या किसी कंडीशन में? फीवर से जान चली जाए वो तो जनरली कोई इन्फेक्शन में ही होगा, जनरली जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ हो। हाँ, अब वो मलेरिया है, टाइफाइड है या कोई भी इन्फेक्शन, वायरल के भी इन्फेक्शन होते हैं, वायरस के, क्योंकि मलेरिया में बहुत ज़्यादा डेथ होती है अक्सर। हाँ, उसमें जो फाल्सीपेरम के कारण होता है, वाइवेक्स और फाल्सीपेरम दो ऑर्गेनिज्म हैं ये मलेरिया के। तो फाल्सीपेरम के कारण जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। उसका कारण क्या है
कि फाल्सीपेरम पैरासाइट का अटैकिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसको, इम्यून सिस्टम को अटैक करता है या कैसे आरबीसी, मौत होती है? आरबीसी, अच्छा। रेड ब्लड सेल। तो वाइवेक्स का जो है पैरासाइट वो सिर्फ इमेच्योर जो होती हैं आरबीसी उसको उसी के अंदर घुस पाता है और उनको बस्ट करता है जाके। लेकिन फाल्सीपेरम का जो पैरासाइट है वो चाहे आरबीसी कितनी भी एज वाली हो, आरबीसी की मैक्सिमम एज होती है 120 दिन, 4 महीने में जो है वो नया बन जाता है। नया बनता है, पुराने का डेथ हो जाता है, तो आरबीसी का टर्नओवर चालू रहता है बॉडी में। तो यंग और कम उम्र वाली आरबीसी, बीच वाली और फिर ज़्यादा सेनेसेंट मैच्योर आरबीसी। तो वाइवेक्स जो है सिर्फ इमेच्योर को अटैक करता है, लेकिन फाल्सीपेरम किसी भी एज वाली आरबीसी को अटैक करेगा। और जिसमें भी पैरासाइट गया मलेरिया का, वो आरबीसी को तो बस्ट होना ही है, अच्छा। होना ही है, कंपलसरी। तो इतनी सारी आरबीसी बस्ट होती हैं इसमें फाल्सीपेरम में, क्योंकि उसके ज़्यादा अटैकिंग पावर होने के कारण ये देखा गया है कि अप टू 30% ऑफ द टोटल आरबीसी इन द बॉडी मे बी इन्वेडेड बाय दिस मलेरिया पैरासाइट ऑर्गेनिज्म। 30%। वाइवेक्स में एट एनी स्टेज ऑफ द फीवर ज़्यादा 4 या 5% का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो 30% वाला ही मौत का कारण ज्यादा बनता मौत है। का कारण बनता है। मतलब ब्लड ही डैमेज कर दिया तो फिर ऐसे में जान जा सकती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने आपके साथ में शेयर की और ये सिलसिला लगातार ऐसा ही चलता रहेगा। गंभीर बीमारियों से जुड़ी गंभीर बातों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।